Hello everyone. Today we are going to discuss a new pollution. Next in line is atmospheric pollution. We have discussed water pollution. Now we are discussing atmospheric pollution. अच्छा सिंपल है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, आपको बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉजेज इफेक्ट्स वगैरह पता हो, उसके सॉल्यूशंस आपको थोड़े बहुत कॉमन है, सेम याद कर लेंगे ताकि तीनों के अंदर अलग अलग आपको लिखने ना पड़े, ठीक है। और बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिफ्रेंसिएशन है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन क्या होती है? अकर्स व्हेन एयर कंटेन्स गैसेस, फ्यूम्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस। जब वो कंटेन करता है हाई अमाउंट्स में तो आपकी एयर पॉल्यूशन कॉज होती है। अच्छा, एयर पॉल्यूशन दो तरह की हो सकती है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? एयर पॉल्यूटेंट इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स डायरेक्टली इन दी एटमॉस्फेयर। जो डायरेक्टली पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं ना, वो आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो सेकेंडरी होते हैं वो हम देखते हैं कि नेचुरल प्रोसेस सच एज दी सैंडस्टॉर्म्स, वोल्केनिक इरप्शन, आर्थ्रोपोजेनिक, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल इमिशंस, जो आपकी डायरेक्ट ऐड करती है ना कंपोजिट, ये जो पॉल्यूटेंट्स को है, वो आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्मोक हो गया, CO, डस्ट, और ये आपकी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से जो भी गैसेज निकल रही होती हैं वो डायरेक्ट एंटर हो रही होती हैं आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। सेकंड आ जाता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? एयर पॉल्यूटेंट्स फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ chemical or the physical interactions between the primary pollutants and the atmospheric pollutants। अब होता यह है कि जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स है ना, वो जाते हैं एटमॉस्फेयर में और रिएक्ट करके फिर एक नया सेकेंडरी कंपोनेंट्स बनाते हैं जो कि एयर पोल्यूशन को कॉज करता है, तो वो होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। किस तरीके से? जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड और पार्टिकुलेट मैटर है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हैं, जाके और फिर बाद में वहाँ जाके रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं पॉल्यूटेंट्स वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन हो गई जिसकी इसकी वजह से क्रिएट होते हैं, ठीक है। गैसोलीन एंड डीजल इंजन जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है, मेन सोर्स है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, ठीक है, अर्बन एक्टिविटीज़ के अंदर जो हम देखते हैं। फिर माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो होती है एग्रीकल्चर के अंदर, उसकी वजह से सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, ये मेन सोर्स है नाइट्रोजन की इंक्लूजन का इस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्स, किससे हार्मफुल इफेक्ट होता है और एसिड रेन वगैरह कॉज करता है ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फिर आ जाते हैं सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड क्या है? इसकी जो मेन सोर्स है वो यही है, ह्यूमन की एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज रिजल्टिंग फ्रॉम द कंबशन ऑफ द फ्यूल, प्रोसेसिंग ऑफ द जो आपके कोर्स वगैरह को हम करते हैं, ठीक है, कंटेनिंग सल्फर, ये सारी चीज़ें का सल्फर कंटेन करती हैं। क्या है? कॉज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से हमारे वाटर लाइफ डैमेज होती है, सिंपल, और आइज़ वगैरह की इरिटेशन होती है, सही है। पार्टिकुलेट मैटर, अब हम ये देख रहे हैं कि पॉल्यूटेंट्स किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कॉज करते हैं सारे। पार्टिकुलेट मैटर होता है, सिंपल होता है, सॉलिड और लिक्विड मैटर सस्पेंडेड इन एयर के अंदर जो सारे घूम रहे होते हैं ना सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स को आप पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। प्राइमरी पार्टिकल्स में बी नेचुरल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सॉइल, डस्ट एंड सी स्प्रे वगैरह से जो आप करते हैं, ठीक है। दे कैन बी इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एज वेल, सही है, ये भी हो सकते हैं, सिंपल है। पार्टिकुलेट मैटर यार ये जो स्मोक वगैरह कॉज करते हैं। फिर आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अच्छा, अब ये क्या है? एन ऑर्डरलेस गैस होती है इमिटेड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। अच्छा, इसमें लेस ऑक्सीजन, आपकी लेस कंबशन होती है, हाफ कंबशन फिर ये क्रिएट होती है। मेन सोर्स फॉर द एटमॉस्फेरिक CO आर गैसोलीन और डीजल पावर जनरेटर। अब ये सिर्फ पावर प्लांट से ही जनरेट होती है CO, ये हार्मफुल गैसेज होती हैं, ठीक है, वेरी टॉक्सिक है, लिंक टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज को भी चांसेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। होता ही है कि जो CO होता है ना, ये क्या करता है? आयरन के साथ बाइंड हो जाता है जो कि आपका हीमोग्लोबिन के अंदर होता है, ठीक है। दिस ऑल्सो लेव्स टू बाइंड टू द हीमोग्लोबिन आयरन का बेस्ड प्रोटीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑक्सीजन थ्रू आउट। अब वो जो हीमोग्लोबिन है वो पूरा ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करता है बॉडी में, लेकिन जब ये उसके साथ एफिनिटी की वजह से कंबाइन हो जाता है ना, तो क्या होता है कि आपका मोर टाइटली देन, अब ये इतने 4 to 40 टाइम्स ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है उसके साथ कंबाइन होने की, तो इस वजह से आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम मतलब किल कर देता है। ये क्या होता है? देखिए ना, कंप्लीट विद द ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं मिल पाती बॉडी को, और क्या होता है एक्चुअली डिस्प्लेसेस, दिस इज वाई इट कैन कम किल पर्सन को 3 मिनट के अंदर ये डेथ भी कॉज कर सकता है। तो ये तो हमने देख लिए कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं आपके। पहले ऑक्साइड्स है, फिर सल्फर है, फिर पार्टिकुलेट मैटर है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, सही है। अब हम देखते हैं सोर्सेज कह लें या कॉजेज कह लें। सबसे पहला है पावर प्लांट्स।
ये तो सबसे मेन सोर्स है आपकी एयर पोल्यूशन का। ग्लोबल वार्मिंग जो हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं उसका सबसे मेन जो पॉइंट है ना वो यही है कि पावर प्लांट्स जो होते हैं, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स की कंबशन और इन सारों की वजह से जो आपकी गैसेस कॉज होती हैं वो पोल्यूशन कॉज करती हैं। पहली बात तो यही है। कोल, ये सारी हमने यहाँ लिखी हुई है, फाइनेंस, सप्लाई ऑफ कॉज, एनवायरमेंटल, ह्यूमन, ये तो सारी बातें कर ली ना। कोल पावर प्लांट्स क्या करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी रिलीज करते हैं, CO भी करते हैं, अस्थमा और वो सारी क्रोनिक डिजीजेज होती हैं उसकी वजह से। ठीक है, दूसरा है आपका एग्जॉस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। अब फैक्ट्रीज का जो एग्जॉस्ट है वो भी बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, उसकी जो अंदर कंपोनेंट बन रहे हैं, जो गैसेस बन रहे हैं, जो स्मोक बन रहा है, वो सारा हवा में रिलीज होता है। दूसरा ये पॉइंट है। तीसरा है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन के अंदर भी सल्फर गैसेज होती हैं और उसकी वजह से अल्टीमेटली पोल्यूशन कॉज होती है और वो फिर एसिड रेन होती है। एसिड रेन भी हम अलग से देखेंगे कैसे सल्फ्यूरिक एसिड जो है एयर में जाके, सेकेंडरी कंपोनेंट है ना सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है आपका, और कैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट जाके फिर एयर को कॉज करता है, उसको कॉज करता है पोल्यूशन को। ठीक है, फिर आ गया फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स भी कॉज करते हैं, क्या करते हैं, मीथेन रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। वाइल्ड फायर लाइक CO2 एंड ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन होती हैं फॉरेस्ट फायर की वजह से। फिर आ जाता है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एग्रीकल्चर भी एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है इसके पीछे। सही है, इसके अंदर मैंने बताया जैसे NPK होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये हार्मफुल गैसेस को रिलीज करता है। एग्रीकल्चर एयर पोल्यूशन फॉर्म एमोनिया को रिलीज करते हैं, हम एमोनिया डालते हैं तो इसकी वजह से हैवीली फर्टिलाइज्ड फील्ड्स को ज़्यादा जब हम फर्टिलाइज करते हैं फिर पानी के अंदर भी जाते हैं और वो फिर इस तरीके से पोल्यूशन भी क्रिएट करता है। ये तो सिंपल हो गया क्रिएट। तो ये तो 4-5 जो है इसके कॉजेज देख लिए। इसके बाद इसके हम देखेंगे इफेक्ट्स क्या होते हैं एयर पोल्यूशन के। सबसे पहला होता है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे, तो बहुत कॉमन है, सिंपल, सबको पता है कि किस तरीके से गैसेस एयर में ज़्यादा होती जा रही है, वेरिएबल गैसेस CO2 और इनकी प्रेजेंस, और इसके वजह से एयर को ये ट्रैप करते जा रहे हैं हीट को, और हीट को ट्रैप करने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। सबसे पहला इफेक्ट है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी एंड हार्ट कंसर्न्स। अब ह्यूमन की डिजीजेज जो कॉज करती हैं हार्ट के कंसर्न्स होते हैं। क्या होता है इसकी वजह से, सबसे पहले तो एयर पोल्यूशन इरिटेशन आइज़ के अंदर, लंग्स के अंदर कॉज करता है। जैसे कि आपको पता है स्मोक वगैरह में अगर आप ट्रैवल करें तो आंखें पूरी लाल हो जाती हैं और इरिटेशन कॉज करती हैं, उसकी वजह से आंखें बहुत ख़राब होती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है इट क्रिएट्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। ये आपको भी पता है स्मोक का जो मैं बता रहा हूँ, उससे रेस्पिरेटरी और आंखों दोनों का इशू होता है। ठीक है, अस्थमा वगैरह क्रिएट होता है। फिर आ जाता है कंटिन्यूअली एक्सपोज टू द एयर पोल्यूशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती हैं, सारे तो हो गए। इम्यून रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया सेकंड इफेक्ट। फिर आ गया वाइल्ड फायर एंडेंजरमेंट। जो आपकी वाइल्ड फायर की पूरी साइकिल है ना, वाइल्ड लाइफ जो है पूरा, वो एंडेंजर में चले जाते हैं। कैसे, मोस्ट डिजीजेज एंड कंडीशन, उनको भी तो डिजीजेस कॉज होती हैं, ससेप्टेबल टू द एनिमल्स को भी ये सारी आपकी एयर पोल्यूशन की वजह से उनको भी मसले होते हैं। हेवीली पोल्यूटेड एरियाज फोर्स इनहेबिटेंट्स टू टेक द न्यू, अब वो पूरी माइग्रेशन कर जाते हैं उस पूरे सिस्टम से, ये जो आपके बर्ड्स होते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम छोड़ जाते हैं, सिंपल हो गया। फिर आ गया एसिड ड्रेन। अब जाहिर इसकी वजह से एसिड ड्रेन कॉज होता है और एसिड ड्रेन के फिर आगे बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो ये भी अल्टीमेटली उसका इफेक्ट ही है ना, एसिड ड्रेन होना। सही है। व्हेन एयर पॉल्यूशन से सुपरफिशियली सल्फर ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिलीज इनटू द स्काई थ्रू द फॉसिल फ्यूल्स, ये तो सिंपल है। बर्निंग क्या होता है, उससे एसिड रेन क्रिएट होती है। फिर एसिड रेन से क्या होता है, कंबाइन दीज केमिकल्स इनटू वाटर वगैरह में जाती है, नेचर को तबाह करती है, आपकी फॉरेस्ट के लिए हार्मफुल होता है। तो ये ओवरऑल एसिड रेन भी डैमेज करता है आपके इन्वायरमेंट को, अल्टीमेटली इसका इफेक्ट है। फिर आ जाता है स्मॉग इफेक्ट। जैसे मैं बताया, स्मॉग इफेक्ट हैपेंस व्हेन देयर इज अ काइंड ऑफ डार्क फॉग कंसनट्रेटेड ओवर द सिटीज़ एंड फील्ड्स, तो वो स्मॉग भी इसकी वजह से होती है और स्किन डैमेज भी होता है। स्किन डैमेज तो सिंपल है यार, केमिकल इंटॉलरेशन वगैरह एसिड रेन की वजह से। अब यहाँ पे मैंने प्रोसेस बनाया, जिस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड इमिशंस होती हैं फैक्ट्रीज से, वो आसमान में जाते हैं, बादलों में जाके रिएक्शन करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ मिलते हैं और फिर प्रेसिपिटेशन होती है जो कि एसिड रेन की सूरत में नीचे आते हैं। फिर वो फॉरेस्ट को भी डैमेज करते हैं और वो सारे जब वो नीचे आते हैं और वही वाला फिर पानी, एसिड पानी फॉरेस्ट को भी डैमेज किया, लैंड में भी काम खराब किया, ठीक है, ह्यूमंस को भी डैमेज किया और फिर अल्टीमेटली एसिड रेन की वजह से वेजिटेरियन और आपके वाटर लाइफ को भी डैमेज करेगा। तो ये इसके थोड़े हम देख रहे हैं इफेक्ट्स जो होते हैं आपके, क्या क्या होते हैं कि सबसे पहले आपके लंग इनफेक्ट फंक्शन डिक्रीमेंट, पहले शुरू में आपके लंग इश्यूज होते जाएंगे हट के, फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम्स बढ़ेंगे, फिर डॉक्टर के साथ विजिट होगा, ठीक है, उसके बाद एनर्जी इमरजेंसी में जाएंगे और फिर डेथ कॉज होगी। एक पिरामिड बनाया हुआ है इस तरीके से, ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे से ऊपर, ठीक है। तो ये सिंपल सेवेरिटी है इफेक्ट्स की। अब हम सोल्यूशन देख लें एयर पोल्यूशन का, बहुत आसान है यार, हर कोई देता जा रहा है। आप तो खैर यहाँ पे रेफर कर दें अपने स्टीव जॉब्स की बुक को, हाउ टू कंट्रोल क्लाइमेट डिजास्टर को कर लें, एक दो और बुक्स हैं, कैपिटल वर्सेस द क्लाइमेट है। तो ओवरऑल आपको थोड़ा सा अपनी ज़बरदस्त तरीके से आर्गूमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब नहीं पढ़ा हुआ है पोल्यूशन और ये क्लाइमेट वाला टॉपिक, ठीक है। मैं तो सिंपल बता रहा हूँ, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ को कम करें, ऑटोमोबाइल्स के यूज़ को करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ट्रांजिशन करें, कार पूलिंग की तरफ लेके जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाएं, तो ये सारी चीज़ें करने की जरूरत है। फिर बी माइंडफुल ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन। अब एनर्जी कंजम्पशन को हम थोड़ा कॉन्शियसली यूज़ करें
और एक्स्ट्रा लाइट्स और सारी चीज़ों को ऑफ कर दें और एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करें। फिर बिकम एन एडवोकेट फॉर द ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करें, रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट करें और उसकी तरफ हम ट्रांजिशन करें रिन्यूएबल्स के ऊपर, सोलर विंड थर्मोसलमाइन सारी चीज़ों की तरफ जाएँ, ठीक है। फिर रिसाइकिल की चीज़ को हम प्रेफर करें, वो 3R स्ट्रेटजी हम आगे देखेंगे, ठीक है। प्लांटेशन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन करें और बहुत सारे इसके तरीके हो सकते हैं। इनोवेशन की तरफ जाएं, प्रोक्योरमेंट की पावर्स को यूज़ करें, रिन्यूएबल्स की तरीके को, फॉसिल फ्यूल को कैसे कम करें, कार्बन टैक्स लगाएं। तो ये तो यू गाइस मस्ट हैव स्टडीज दीज ऑल थिंग्स। तो ये साइंस के अंदर आपको बेसिकली सिंपल पढ़ना होता है, कुछ भी नहीं है। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। आज भी हमने एयर पोल्यूशन डिस्कस की, उसके कॉज इफेक्ट्स और सोल्यूशन वगैरह। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।